तो एरिया आज का जो टॉपिक्स होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि एरिया प्रूफ है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल का प्रूफ क्या होगा वो बेसिक हम समझ चुके हैं। दूसरा उसमें एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है ना। आज उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सम एंड सब्ट्रैक्शन ऑन डिटर्मिनेंट, तो सम से रिलेटेड मैंने एक्सपेंशन का एक फॉर्मूला दिया था आपको, ठीक है। और फिर रोज एंड कॉलम ऑपरेशन, ये आप मान लीजिए कि ये जो थर्ड आप देख रहे हो रोज एंड कॉलम ऑपरेशन, ये आने वाले आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सबको इजी बना देगा। जो क्वेश्चंस अभी तक का आपको टफ लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बहुत लेंथी हो रहा है सॉल्व करने में, जितने मेरे पास प्रॉपर्टी हैं, तो उन सभी को इजी कौन बनाएगा? आपका रो कॉलम ऑपरेशंस, ठीक है। और फाइनली कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो हैं PYQ के वो सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? K be an integer such that triangle with vertices k, -3k, 5, k and -k, 2 has area 28 square unit. Then the ortho center of this triangle is at the point of. क्लियर है बेटा? ठीक है। तो हो सकता है कि आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी और आपका k का वैल्यू तो आ चुका होगा, मगर इश्यू आ रहा होगा ऑर्थो सेंटर निकालने में, सही है ना। तो k का वैल्यू मैं निकाल के दिखा देता हूं। वैसे जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे और कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? k, -3k 1, 5k 1 एंड -k 2 और यहाँ पे 1, ऐसा हो जाएगा। और इतना इक्वल टू हमने कितना ले लिया अभी? 28 ले लिया। क्लियर है? ठीक है। अभी मैं 28 लेके भी चल रहा हूँ, क्योंकि किसी बच्चे ने बोला था कि भाई सर एरिया जब हम बात करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेके चलते हैं, ठीक है। तो जितना एरिया दे रखा है अभी मैं 28 लेके ही चल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आप ये देखो इस तरफ आने वाला टर्म ये मॉडुलस नहीं है, ये एक डिटर्मिनेंट है। ये क्या है? ये डिटर्मिनेंट अगर पॉजिटिव देना है तो पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, निगेटिव देना है तो निगेटिव दे देगा। क्लियर है ना? ठीक है। तो जो भी हमारे पास वैल्यू है उसको हमने इक्वल करके देखते हुए चल रहे हैं आगे। तो अभी क्या है कि आपने एरिया था 28 ले लिया और अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आप ये देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आपने एक बेसिक मेथड यूज किया होगा, ठीक है। तो इसी मेथड से मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? k² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया? +10। यहाँ पे कितना आ गया? +3k²। माइनस में क्या आएगा? -k², ठीक है। और बोलो -15k, ठीक है। और +2k। क्लियर है बेटा? हाँ। और ये पूरा वैल्यू इक्वल टू कितना हो गया? 56 हो गया, ठीक है। तो आप ये देखो कि यहाँ पे आने वाला जो टर्म है -k² और माइनस प्लस हो गया, k², 3k², 4k² + k², यानी टोटल 5k²। तो 5k², ठीक है। k का वैल्यू देखते हैं, यहाँ से कितना मिलेगा? -13k और ये हो जब प्लस हो जाएगा तो +13k आ गया, ठीक है। अब 56 और 10 है तो -46 = 0। क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है। तो मेरे पास फाइनल जो इक्वेशन आई है ये क्या आया? 5k² + 13k प्लस या माइनस ऑफ 46 -46 = 0। फैक्टराइजेशन दिख रहा है आपको? ठीक है। फैक्टराइजेशन में क्या है? 46 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 23 और एक 5 ये है। तो आप ये देखो 5 × 2 10 हो गया, और ये 10 को अगर इससे सब्सट्रैक्ट करोगे 13 आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से फैक्टराइजेशन में क्या मिला? 23k -10k -46 = 0। इट मीन्स आप इसे और इसे कॉमन ले लो, देखो यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो 5k आपने कॉमन लिया तो आपको k -2 मिलेगा, और यहाँ से 23 कॉमन लिया तो k -2 मिला = 0। तो k का वैल्यू कितना आ गया? 2 और -23 / 5। क्लियर है बेटा? जब आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि वैल्यू ऑफ k इज इंटीजर, k be an, क्या दे रखा है यहाँ पे? k be an इंटीजर। तो अगर k इंटीजर है तो कौन सा वैल्यू k का कंसीडर किया जा सकता है? 2 वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ k इज 2।
तो आपने k का वैल्यू 2 कंसीडर कर लिया है। ठीक है, अब मुझे पॉइंट बताना। फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट क्या था? k कॉमा -3k। सेकेंड पॉइंट 5 कॉमा k। ठीक है, थर्ड -k कॉमा 2। ठीक है, k का वैल्यू 2 पुट कर दें तो 2 कॉमा क्या आ जाएगा? -6। 5 कॉमा 2 आ गया, और फिर यहाँ पे -2 कॉमा 2। ठीक है, जिस बच्चों ने यहाँ तक का निकाल लिया इसका मतलब उनको डिटर्मिनेंट तो समझ में आ चुका है। डिटर्मिनेंट में इशू नहीं है, इशू है 11th के कंसेप्ट में कि कैसे मैं ऑर्थो सेंटर निकालूंगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर की जब हम बात करते हैं तो क्या ऑर्थो सेंटर है क्या? मान लीजिए अगर आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, ठीक है, तो ABC ट्रायंगल में जब आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर हमने क्या बोला? ये क्या है आपका? ये भी एल्टीट्यूड है और ये भी एल्टीट्यूड है। तो दो एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। ठीक है, अब बात यह है कि जो एल्टीट्यूड होता है वो क्या है? तो हमने क्या बोला? एल्टीट्यूड इज अ लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर टू अ अपोजिट साइड। तो ये देखो यहाँ पे जस्ट परपेंडिकुलर है, तो इस कंसेप्ट का मैं यूज करता हूँ। जब भी मुझे ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए बोलेगा, ऑर्थो सेंटर को मैं कोई एक पॉइंट बोल दूंगा कि सपोज ऑर्थो सेंटर इज अ h, k पॉइंट। ठीक है, इसे मैंने क्या ले लिया? एक पॉइंट कंसीडर कर लिया h, k। क्योंकि मेरे पास सभी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, जैसे ये कोऑर्डिनेट आपका 2, -6 ले लिया हमने, सेकेंड 5, 2 है, और यहाँ पे -2, 2 इस तरह से कोऑर्डिनेट ले लिए। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को मैं ज्वाइन करूंगा तो ये जो लाइन है, यही लाइन तो एक्सटेंड होके यहाँ पे गई है, और ये पूरी लाइन इस पे क्या है? परपेंडिकुलर है BC पे। ठीक है, तो अगर मैं ऑर्थो सेंटर को O से रिप्रेजेंट करता हूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या? OA इज परपेंडिकुलर टू BC, ऐसा बोला जा सकता है। और OA और BC दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना आने वाला है? -1। तो आप ये इसको हम लिख लेते हैं स्लोप ऑफ OA मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1। अब बताओ इसका स्लोप क्या आने वाला है? K +6 बाय h -2 मल्टीप्लाई, यहां देखो। ठीक है, अब 2 - 2 जैसे ही मैं करूंगा 0 आ जाएगा, इतना इक्वल टू -1 चाहिए, ऐसा है कि नहीं? अब आप ये देखो कि ये वाला टर्म तो 0 है कि नहीं? और 0 मल्टीप्लाई समथिंग क्या हो जाएगा? तो -1 कैसे आएगा? है ना? ठीक है, तो होता क्या है, इसको इधर को नहीं करते। K +6 डिवाइडेड बाई h -2। अब क्योंकि ये 0 हो चुका है, ठीक है, तो इस वाले टर्म को इन्फिनिटी होना पड़ेगा। ठीक है, ताकि -1 आए। नहीं तो अगर ये एक फाइनाइट वैल्यू है तो कभी भी -1 आना पॉसिबल नहीं है। तो इसको आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो? K +6 h -2 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 0। तो ये क्या बन गया? इन्फिनिटी। एक तरीके से इन्फिनिटी बन गया। और इन्फिनिटी तभी आ सकता है जब डिनोमिनेटर क्या बन जाए? डिनोमिनेटर क्या हो? जब डिनोमिनेटर 0 होगा तभी जाके इन्फिनिटी आना पॉसिबल है। क्लियरिटी है? तो यहां से मुझे h का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये तो हमने एक को सॉल्व किया। इसी के साथ में एक दूसरा ले लेते हैं। यहां पे आप देखो, आपने क्या किया था? अभी इस वाले पॉइंट को ज्वाइन किया था। आप ऐसे भी कह सकते हो कि BO इज परपेंडिकुलर टू AC। अब BO वाला पॉइंट ले लेते हैं, K -2 डिवाइडेड बाई h -5 मल्टीप्लीकेशन। इसका स्लोप देखो 2 - 6 तो कितना? 8 हो जाएगा। 2 - 6। क्लियर है? डाउट है क्या? 2 - -6 -2 इक्वल टू -1। क्लियर है? ऐसा हो गया। अब आप ये देखो, ये 8 है ना ऊपर और नीचे -4 है, तो 8 डिवाइडेड बाई -4
-2 और माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दें और 2 को राइट हैंड साइड में ले जाएं। तो क्या मेरे पास यहाँ से आने वाला जो टर्म है k -2 डिवाइडेड बाय h का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये -3 हो जाएगा और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, हाँ है ना? ठीक है, अब क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये -3/2 है, 2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब k का वैल्यू निकालें तो k = 2 - 3/2 कितना आया? 1/2 है कि नहीं? 4 - 3 1/2। तो 2 देखो h कितना आ गया 2 और k का वैल्यू कितना आ गया 1/2। इट मीन्स 2 1/2 इज द ऑर्थो सेंटर। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो 2 1/2 इज द ऑर्थो सेंटर। क्लियरिटी है? लॉजिक समझ में आया कि ऑर्थो सेंटर निकालोगे कैसे आप, कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो? ठीक है, हाँ नोट कर लो। कहीं पे कोई इश्यू है तो हाँ हाँ ठीक है, हाँ 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 बिल्कुल वही आएगा, मगर क्या है ना, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, है ना? ठीक है, इसी में एक चीज़ और, क्या देखो, जैसे अगर आपके पास 2 पॉइंट है तो आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक, जैसे ये इस लाइन की इक्वेशन निकाल ली और इनका कहना है कि ये वाली लाइन, ये जो है इसका परपेंडिकुलर जैसे स्लोप लोगे और यहाँ से पास करोगे तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। दोनों को सॉल्व करेंगे तभी भी आ जाएगा, है ना? मतलब ऐसी 2 लाइन निकालनी पड़ेगी, 2 एल्टीट्यूड निकालने पड़ेंगे उसका इंटरसेक्शन, मगर वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, है ना? सबको समझ में आया ऑर्थो सेंटर निकालेंगे कैसे, है ना? मतलब ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए। अच्छा, ऐसा तो नहीं करना है कि स्टेप्स भी लिखने हैं कि सर पहला स्टेप कौन है, सेकंड स्टेप कौन है, ऐसा तो नहीं करना है ना? हाँ, कोई डाउट है पीछे, कहाँ से कहाँ लिखना है? नहीं, 2 1/2 यहाँ पे, हाँ 2 माइनस है बेटा, -2 - 3/2, हाँ ये वाली लाइन, ये हाँ, एल्टीट्यूड की डेफिनेशन ये है कि लाइन विच इज पासिंग थ्रू वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड इज नोन एज एल्टीट्यूड। हो गया, ये हो गया। ये सब देखो, जैसे हमने ये बोला एल्टीट्यूड का मतलब पहले ऑर्थो सेंटर का मतलब समझते हैं। ऑर्थो सेंटर 2 एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो मुझे 2 एल्टीट्यूड चाहिए, और एल्टीट्यूड कौन है? जो वर्टेक्स से पास हो और दूसरी साइड पे परपेंडिकुलर हो। तो वर्टेक्स से पास हो, दूसरी साइड पे परपेंडिकुलर हो, वर्टेक्स से पास हो, दूसरी साइड पे परपेंडिकुलर हो, तो ये यहाँ पे क्या होगा? ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, तभी तो एल्टीट्यूड होगा ना, तभी तो इसके इंटरसेक्शन को मैं क्या बोल सकता हूँ? ऑर्थो सेंटर। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था जिसमें एक मीडियन दिया हुआ है और एक एल्टीट्यूड दिया हुआ है, तो उसके इंटरसेक्शन को मैं ऑर्थो सेंटर थोड़ी कहूँगा। बात समझ में आई ना? तो हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। इसी के साथ में एक बेसिक होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। आपको क्या करना है? ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड
और सरकम सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, और बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ये देख के आना है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और इन सेंटर, और फिर क्या है फोर्थ, सेंट्रोइड, ठीक है। ये चारों के बारे में देख के आना थोड़ा सा कि क्या होता है। ये आपको मिलेगा कहाँ पे, जब आप कोई अच्छी बुक देखोगे तो स्ट्रेट लाइन वाला या मॉड्यूल देखोगे तो स्ट्रेट लाइन जहाँ पे है ना, स्ट्रेट लाइन से जस्ट पहले मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ, इसे बोलते हैं स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट्स करके आपको किसी बुक में मिल जाएगा, बुक में देखोगे या अगर आप मॉड्यूल में देखोगे तो स्पेशल पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन से जस्ट पहले मिलता है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख के आना है, 11th का टॉपिक है वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन कर लिया था क्या कल हमने, ठीक है। आ जाइए, तो बेसिक, अच्छा ये प्रॉपर्टी तो डिस्कस हो चुकी है हमारी। हाँ, वो तो सम का क्वेश्चन था, ये डिफरेंस का है, आप कर सकते हो, ट्राई करो तो। डीपीपी में भी, अच्छा जैसे सम है प्लस की जगह माइनस साइन आ गया। अच्छा, आप जानते हो कि दोनों सेम होता है, दोनों का डेल्टा सेम होता है क्या? तो दोनों का डेल्टा सेम मतलब डेल्टा माइनस डेल्टा कितना हो गया, 0 आ गया, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी भी आपको सम के फॉर्मूले का यूज करते हुए सॉल्व करना है इसको, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि एक जैसे अभी तक का मैंने रो कॉलम ऑपरेशन नहीं बताया, ठीक है। रो कॉलम ऑपरेशन बता देता हूँ, फिर हम आके इस तरह के क्वेश्चन से देखेंगे, ठीक है। तो रो कॉलम ऑपरेशन है क्या? रो कॉलम ऑपरेशन का मतलब क्या है कि अगर आप डिटर्मिनेंट के अंदर जो आपके पास 3 रोज और 3 कॉलम दे रखे हैं, ठीक है, तो क्या बोला गया कि इफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो, ठीक है, if we did a operation in which scalar multiplication of one row either add or subtract with another row, then the determinant does not change, ठीक है। अगर किसी भी रो का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करो और उसे किसी दूसरे रो के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो फाइनल आने वाला डिटर्मिनेंट वो चेंज नहीं होने वाला, दिखने का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे आप इस वाले टर्म को देखो, यहाँ पे a11 a12 ये आपका डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट में बेसिक ऑपरेशन मैं करना स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ से ऑपरेशन करने में कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज कि आप कौन से रो में ऑपरेशन कर रहे हो, तो जिस रो में ऑपरेशन करने वाले हो उस रो को मेंशन करोगे। जैसे मुझे R1 रो में ऑपरेशन करना है तो मैं मेंशन करूं कि R1 रो, ठीक है। फिर आपने एरो लगाया हुआ है, एरो लगाने के बाद क्या ऑपरेशन करने वाले हो वो लिखोगे आप, ठीक है। तो ये किस चीज को बताता है कि इन विच रो ऑपरेशन विल बी डन, ठीक है। और यहां पे क्या है, व्हाट इज द ऑपरेशन, क्या करना है वो आप राइट हैंड साइड में लिखोगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, किस रो में ऑपरेशन करने वाले हो। हाँ नहीं, कॉलम के लिए भी है। मैंने शुरू में एक लाइन बोली थी कि जो मैं रो के लिए बोलूंगा वो कॉलम में भी वैलिड है।
जब तक का डिटर्मिनेंट चलेगा, जो भी चीजें मैं रो के लिए बता रहा हूं वो सब कॉलम में वैलिड है। क्लियर है? ठीक है। अब आपने क्या किया, आप चाहते हो कि फर्स्ट रो में ऑपरेशन हो और फर्स्ट रो वाले को, देखो ये रो 1 है, अब पहले इसको आप अच्छी तरह से देखना क्या है। इसका मतलब हुआ रो 1 में ऑपरेशन हुआ, इसका मतलब है रो 1, ठीक है। अगर आपने प्लस किया तो प्लस। अब आप क्या कर रहे हो, आपने कोई एक नंबर ले लिया और R2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब है पहले आप R2 रो को मल्टीप्लाई करो अल्फा के से, यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ R2 मल्टीप्लाइड विथ अल्फा, देन एडिड विथ एलिमेंट ऑफ R1 और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही ऐड करोगे। इसका मतलब क्या है कि मुझे क्या करना है, यहां पे जब मैं R2 रो की बात कर रहा हूं, यानी कि ये वाला जो रो है, पहले इसके एलिमेंट को मैं अल्फा से मल्टीप्लाई करूं और फिर इसके साथ ऐड कर दूं। यानी कि जब इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, आप ये देखो, फर्स्ट रो में ऑपरेशन हो रहा है तो A11 तो आएगा, मगर A11 के साथ में अल्फा टाइम्स ऑफ A21 भी आएगा। क्लियर है? ठीक है। फिर यहां पे A12 आएगा और A12 के साथ में अल्फा टाइम्स ऑफ A22 आएगा। क्लियर है? ठीक है। सिमिलरली लास्ट वाला जो टर्म है, लास्ट वाला टर्म क्या आ जाएगा यहां पे, A13 और इसके साथ में अल्फा टाइम्स ऑफ A13 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ A23। क्लियर है बेटा? ऐसा आने वाला है। अब क्योंकि आपने ऑपरेशन R1 रो में किया है तो R2 रो में कोई भी चेंज नहीं आएगा। R2 रो जैसा है वैसा ही रहने वाला है और R3 रो भी जैसा है वो भी ऐसा ही रहेगा। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? किस रो में ऑपरेशन हुआ तो जो भी चेंजेस आएगा वो किस में आने वाला है, R2 और R3 में कुछ भी ऑपरेशन नहीं हुआ है तो इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है। अब आप चाहो कि, अब देखो आपने क्या किया, यहां पे प्लस किया, आप चाहते तो क्या कर सकते थे, माइनस, मगर दो रो का मल्टीप्लिकेशन यहां पे अलाउ नहीं है, सब्ट्रैक्शन भी, सॉरी डिवीजन भी अलाउ नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते कि एक रो को दूसरे रो से आप डिवाइड कर दो। बात समझ में? आप बस लीनियर ऑपरेशन कर सकते हो। लीनियर ऑपरेशन मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तो यहां पे हम देख लेते हैं, नोट करके मैं लिख दे रहा हूं कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज नॉट अलाउड। वन रो विथ अदर। क्लियर है? अब यहां पे जो अल्फा है, अल्फा कैन बी नेचुरल नंबर, अल्फा कैन बी फ्रैक्शन। ये जो आप अल्फा ले रहे हो ये अल्फा कुछ भी हो सकता है। आप 1/2, 1/3, 1/4 है ना, कोई नेचुरल नंबर है वो ले सकते हो। ठीक है। अगर कहीं इरेशनल नंबर लेना है तो इरेशनल नंबर ले सकते हो। ठीक है। तो अल्फा के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, मगर यहाँ पे जो प्लस माइनस साइन आ रहा है ये प्लस माइनस ही होना चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। तो ये बेसिक ऑपरेशन। अब ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे आप दो ही रो में ऑपरेशन कर सकते हो। आप इसकी जगह ऐसा भी कर सकते थे कि R1 में ऑपरेशन किया, R1 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ R2 बीटा टाइम्स ऑफ R3। यानी अगर मेरा ये रो के एलिमेंट रिड्यूस हो रहे हैं किससे, इस वाले को मैंने बीटा से मल्टीप्लाई किया, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई किया और फाइनली इसके साथ ऐड कर दिया। इसका मतलब फाइनल जो आपके पास में एलिमेंट्स आने वाले हैं उस फाइनल जो एलिमेंट आएंगे वो कैसे आएंगे, अगर मैं ऑपरेशन करता हूं R1 में, R1 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ R2 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ R3, तो अभी भी फर्स्ट रो में एलिमेंट आएगा, A11 आएगा, अल्फा टाइम्स ऑफ A21 आएगा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ A31 आएगा। ऐसा आएगा कि नहीं? ठीक है। ये क्या एलिमेंट है, A21, A22 और यहाँ पे A23। सिमिलरली यहाँ पे A31, A32 और यहाँ पे A33। क्लियरिटी है? ठीक है। तो इस वाले रो को अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, इस वाले रो को बीटा से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाले जो एलिमेंट है उसके साथ ऐड कर देना है।
तो सिमिलरली यहाँ पे आने वाला क्या हो जाएगा आपका A21 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ A22 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ A32, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इसी तरह से A13, सॉरी ये फर्स्ट एलिमेंट गलत लिखा है ना हमने, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना A13 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ A23 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ A33। क्लियरिटी है? ये ऑपरेशन है, ठीक है। अभी मैंने एक ऑपरेशन एक बार में किया है। जब भी आप कोई ऑपरेशन करते हो वो सिस्टमेटिक वे में कर रहे होते हो। अगर कहीं पे आपको ऐसा लिखा हुआ दिखता है कि सबसे पहले R1 में R1 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ R2 क्या है, उसके बाद R2 में ऑपरेशन हो रहा है R1 प्लस ऑफ R2, इस तरह से, इसका मतलब है कि अब ये जो R1 है वो ये वाला जो R1 है, देखो ये इनिशियल R1 है, ये इनिशियली जो R1 लिया गया है वो है, मगर यहाँ पे जो आपका R1 आया हुआ है ये कौन सा है, जो फाइनल बनेगा। जो फाइनल बन चुका है वो वाला R1 कहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे। यानी कि पहला ऑपरेशन जब आप कर लोगे उसके बाद जो R1 आएगा उस R1 को आप दूसरे में देखोगे। बात समझ में आई ना? तो मिस्टेक यहीं पे होती है कि अगर कहीं पे इस तरह से लिखा हुआ है तो दोनों ऑपरेशन को साइमल्टेनियसली कर रहे होते हो। आप यहाँ पे साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते, 1 बाय 1 करोगे, पहले एक ऑपरेशन उसके बाद दूसरा ऑपरेशन। क्लियरिटी है? ठीक है, तो इस तरह से करना है। हो सकता है ऐसे R1 में R1 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ R2 माइनस ऑफ बीटा टाइम्स ऑफ R3, ऐसा हाँ कर सकते हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई इशू नहीं है। मैं ये कह रहा हूं जब आप इस तरह की लाइन आप लिखते हो तो आपकी मर्जी है, आप प्लस लगा रहे हो माइनस लगा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर एक ही टाइम पे ऐसे नहीं कर सकते कि R1 प्लस माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ R2, क्योंकि नंबर तो एक ही आएगा, या तो प्लस वाला आएगा या तो माइनस वाला। तो यहां पे प्लस माइनस नहीं आ सकता। ये जरूर हो सकता है कि भाई एक के साथ आपने एडिशन किया है तो दूसरे के साथ में सब्ट्रैक्शन किया है। क्लियरिटी है? ठीक है, चलिए तो एक सेकेंड ना, मैं अभी लिखने का टाइम दूंगा आपको। हाँ, तो यहां पे देखो फर्स्ट मैंने क्या बताया कि RI मतलब 1 2 3 4 जो है उसमें, तो जैसा रो के लिए वैलिड है वैसा ही किसके लिए वैलिड है, कॉलम के लिए। ठीक है, अब जैसे आपने यहां पे क्या देख रहा, R1 में ऑपरेशन हो रहा है, R1 को किससे मल्टीप्लाई किया है, 1 से, और किसके साथ ऐड किया है, 2 के साथ। मगर ये पूरा रिफ्लेक्शन या जो भी चेंजेस है वो कहां दिखाई देगा, कौन से रो में दिखाई देगा, R1 रो में। ठीक है, सिमिलरली R1 में ऑपरेशन हो रखा है, देखो यही वाले चीज को जो दिया है इसका इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2 प्लस ऑफ, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आ सकता है। फिर मैंने क्या बोला कि ये जो अल्फा और बीटा नंबर है, कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है कि ये नंबर अपने को लेना क्या है। तो आप अल्फा एंड बीटा कैन बी रियल नंबर, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है कि आपको क्या लेना है। बात समझ में आई? ठीक है, बस प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना है। अब देखो यहां पे एक लाइन लिखी है, क्या, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अनचेंज बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द मल्टीपल ऑफ एनी रो इनटू अ गिवन रो। तो एक रो को किसी मल्टीपल यानी अल्फा या बीटा से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट आप करोगे तो उससे फाइनल जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो इतनी प्रॉपर्टी अब आगे के क्वेश्चंस के लिए हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, हम इसका यूज करके मैक्सिमम जितने क्वेश्चन है सबको इजी बना देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं जो हमारे पास में यहाँ क्वेश्चन से दिया हुआ था। तो पहले आप कुछ चीजें लिख लो यहाँ से। हाँ, ये तो हो गया था, हाँ यहीं से स्टार्ट किया था हमने। एक काम करो, यहां से लिखो, इसको लिखो। हाँ, value of determinant is unchanged by adding or subtracting the
मल्टीपल ऑफ एनी रो इनटू अ गिवन रो। हाँ बेटा, स्केलर मतलब नंबर। हाँ, स्केलर का बस मतलब जैसे स्केलर और वेक्टर आपने पढ़ा है ना, तो स्केलर ऐसी क्वांटिटी होती है जो चेंज नहीं होती ना, वही वाला स्केलर है। कोई डाउट है? हाँ, मल्टीप्लाई क्या कर दें? हाँ हाँ, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। मतलब फाइनली सॉल्व होके मैंने क्या बोला था, कई कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसे हैं जो आप फॉलो करोगे तो उससे कुछ प्रोडक्टिव आएगा। अगर आप दो रो को मल्टीप्लाई करते हो, पहले तो आप लॉजिक समझो कि ये आया कहाँ से। हमने ये कहाँ से निकाला था? इक्वेशन से निकाला था। बात समझ में आई ना? अब आप मुझे ये बताओ कि जैसे इस तरह की जो इक्वेशन है 2x + 3y = 5, 3x + 4y = 7, ये जो बेसिक इक्वेशन है इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हो? सॉल्व, अब देखो, अब सॉल्व जब आप करते हो तो आप क्या करते हो, जो भी ये नंबर है इस नंबर से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हो, इसको मल्टीप्लाई कर देते हो, और बेसिक तरीके से सॉल्व कर ले जाते हो। जब आप कोई दो रो मल्टीप्लाई करते हो, देखो फिर उसके बाद आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होता है कि नहीं? आप एक नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि एक रो में जो भी नंबर आ रहे, देखो जैसे यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रहे हैं या इसमें जो भी वैल्यू आ रहे हैं, जैसे 2 और 3 आया, तो आपने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई किया था। यानी कि मल्टीप्लाई एलिमेंट ऑफ ईच रो, यानी ईच एलिमेंट ऑफ ए रो बाय स्केलर क्वांटिटी 3, इसे मल्टीप्लाई कर दिया। और उसके बाद में इसे क्या किया था, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आ गई? और ऐसा करने के बाद में मैंने दोनों रो को सॉल्व करने के लिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकता हूं। भाई मैं क्या कर सकता हूं, इस रो को इसके साथ सॉल्व करना है या x और y को एलिमिनेट करना है, तो मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकता हूं। क्या मल्टीप्लाई करने से मेरा x और y कैंसिल आउट होगा? नहीं होगा ना। तो ये आया वहां से। तो इस वजह से क्या है कि आप जो भी ऑपरेशंस करोगे वो क्या है, इस तरह से कर रहे हो ताकि यहां पे आने वाला जो ये टर्म है कोफिशिएंट, वो कैंसिल आउट हो जाए, है ना। तो यहां पे आने वाले जो भी नंबर आप डिटर्मिनेंट में देख रहे होते हो वो क्या है, x y z जो कोफिशिएंट है ना, उसके कोफिशिएंट है, और उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं हम बेसिकली। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई करने से जो जहां से इसका ये आया था, है कि नहीं, उसका लॉजिक ही खत्म हो जाएगा और उससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ बोलो। अल्फा बीटा की वैल्यू आप अपने कॉमन सेंस से सोचोगे। देखते हैं, आगे देखेंगे क्वेश्चन। हाँ, यहां तक का नोट कर लिया। हाँ हाँ हाँ, R1 में जो चेंज कर चुके हो, अब वो चेंज आपने लिख दिया है। फिर R2 में आपने ऑपरेशन किया, अब R2 में आपने ऑपरेशन किया R2 + 3 टाइम्स ऑफ R3, तो R1 का कोई रोल नहीं है, तब तो आप डायरेक्टली लिख दो। मगर आप R1 को यूज़ करना चाहते हो तो पहले आपने R2 में जो भी ऑपरेशन R1 में ऑपरेशन किया था वो लिख दो, उसके बाद जाके R2 + अल्फा टाइम्स ऑफ R1 लिखोगे, नया वाला। ठीक है, क्लियरिटी है यहाँ तक का? ठीक, चलिए नोट कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब बात क्या है कि अगर मैं इसे देखो, या तो सेरेस मेथड या बगला मेथड से करने लग जाता तो ये बहुत लेंदी हो जाता। हाँ, है ना। इसे मल्टीप्लाई करोगे, इसे मल्टीप्लाई, कितना मल्टीप्लाई करोगे? तो यहाँ पे इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा। आप देखो, ये जो टर्म आप देख रहे हो यहाँ पे बेसिक में लगाऊंगा ऑपरेशन। क्या लगाऊंगा?
अच्छा, ये वाला टर्म आप देखो, ये एक तरीके से a प्लस बी का स्क्वायर टाइप का और ये a माइनस बी का स्क्वायर टाइप का, ऐसा है क्या? अच्छा, a स्क्वायर जब मैं लिखता हूँ या अगर मैं यहाँ पे टर्म देखूँ तो इसमें मेरे पास क्या है, a प्लस लेमडा का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर आएगा, 2a लेमडा आएगा प्लस लेमडा स्क्वायर, ऐसे आने वाले हैं। और a माइनस लेमडा का स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस तो नहीं माइनस a स्क्वायर माइनस 2a लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर, ऐसा है, ठीक है। अब आप बताओ कि अगर मैं इन दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास एक ही क्वांटिटी बचेगी और ऐड करने पे दो क्वांटिटी आ जाएगी, ऐसा होगा कि नहीं? ठीक है, तो आप इसमें से देखो, मैं यहाँ पे ऑपरेशन करना चाह रहा हूँ। मैंने ऑपरेशन क्या किया, क्योंकि फर्स्ट वाला रो तो ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है, तो R2 में ऑपरेशन करूँगा और R2 के साथ में मैंने R3 ऐड कर दिया। R2 में क्या ऐड कर दिया मैंने? ठीक है, ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, बस मेरे पास यही टर्म बचेगा। R2 में R3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इस वाले टर्म में से जब ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या मिलने वाला है, a प्लस लेमडा का स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस लेमडा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a लेमडा, ऐसा आएगा क्या? ठीक है, तो आप ये देखिए यहाँ से फाइनली मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट वाले रो में a स्क्वायर आया, b स्क्वायर आया है और c स्क्वायर आया है। सेकेंड यहाँ पे क्या आएगा, 4a लेमडा, 4b लेमडा, 4c लेमडा। क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब जो थर्ड वाला रो है, इस रो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, a स्क्वायर माइनस कितना, एक्सपेंशन करो इसका एक्सपेंशन करो, क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 2a लेमडा प्लस ऑफ लेमडा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 2b लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, और यहाँ पे इसी तरह से लास्ट वाला टर्म क्या आ जाएगा, c स्क्वायर माइनस 2c लेमडा प्लस c स्क्वायर। क्लियर है बेटा? ठीक है, हाँ, प्लस लेमडा स्क्वायर, यहाँ पे लेमडा स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आप ये देखो कि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, रो 2 में से क्या कॉमन ले लें, 4 लेमडा कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। यहाँ क्या है, a b और c। क्लियर है? अच्छा, अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी पड़ी थी, यहाँ पे कितने टर्म्स से दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 टर्म्स। इसका मतलब क्या, मैं 3 डिफरेंट डिटर्मिनेंट में डिवाइड कर सकता हूँ, कर सकते हैं ना? तो कर लेते हैं। पहले वाले में लिख देते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। सेकेंड वाले में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a b c और माइनस 2a लेमडा माइनस 2b लेमडा और माइनस 2c लेमडा। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 2a लेमडा, ऐसा आएगा। ठीक है, पहले ये दो लिख लेते हैं, c स्क्वायर और c, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 2b लेमडा माइनस 2c लेमडा। क्लियर है बेटा? ठीक है, अच्छा ये बताओ, इसमें से भी कुछ कॉमन लिया जा सकता है, माइनस 2 लेमडा कॉमन लिया जाए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए बी सी। इसमें क्या है, इसका डिटर्मिनेंट, और इसमें क्या है, और इसमें, तो इसका डिटर्मिनेंट। क्लियरिटी है यहाँ तक का? ठीक है, बात समझ में आ गई? देखो, ये 4 लेमडा जो मैंने लिया था, ये ओवरऑल सबके लिए है, ये कॉमन आप ले चुके हो बाहर, उसके बाद जाके आप ब्रेक कर रहे हो, तो 4 लेमडा बाहर आ चुका है और मैंने इसको दो तो ब्रेक कर लिया, और इसके साथ में प्लस में एक और टर्म आने वाला है कि नहीं, और लास्ट में क्या आएगा, लेमडा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर। क्लियरिटी है? ठीक है, तो देखते हैं क्या मिलने वाला है हमारे पास। 4 लेमडा बाहर से था, यहाँ पे a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, c स्क्वायर है, a b c आया, यहाँ लेमडा स्क्वायर और क्या आया, लेमडा स्क्वायर आया कि नहीं। लेमडा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे क्या बनेगा, 4 लेमडा क्यूब, ऐसा होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, a b और c, 1 1 एंड 1। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब देखते हैं फाइनली हमारे पास जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है,
इफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू के लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस, तो क्या ये वाला वैल्यू आप देख रहे थे वहां पे, और यहां इसकी जगह पे क्या आया था, के लैम्डा क्यूब, सॉरी के लैम्डा क्यूब आया था या 4, हाँ के लैम्डा इज इक्वल टू 4 लैम्डा क्यूब, तो के इज इक्वल टू 4 लैम्डा स्क्वायर, के किसके इक्वल होगा 4 लैम्डा स्क्वायर। क्लियरिटी, तो थोड़ा इजी लगा ना, तो ऑपरेशन क्वेश्चन को इजी बना देगा। हाँ, इफ 2 रो आर आइडेंटिकल इन ए डिटर्मिनेंट देन द डिटर्मिनेंट वैल्यू, बस। हाँ, कोई डाउट? कौन सी रो को किससे सब्ट्रैक्ट करना है ये आप लोगों के लिए छोड़ दिया गया है। बेटा देखो, जैसे मान लो कि जैसे आपको कोई ये बता सकता है कि भाई देखो सामने से कोई आएगा तो ब्रेक मारना है, मगर वो ये नहीं बताएगा कि अगर मार्केट में मैं जा रहा हूँ तो किस समय पे ब्रेक मारना है और किसके आने पे ब्रेक मारना है ना, किस पर्टिकुलर टाइम पे ब्रेक मारूं। आप इस चीज़ को समझो, वो आपका क्या अपना एक कॉन्साइंस है, आप उसको सोच के आप अपने हिसाब से जहां पे आपको लगे, जैसे क्या है, आप ये जरूर कह सकते हो कि सर इसमें से ये आपने सब्ट्रैक्ट किया, क्या मैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, कर सकते हो। ओवरऑल लॉजिक ये है कि ऑपरेशन क्या करेगा, जब आप ऑपरेशन करते हो तो ये ऑपरेशन क्या करेगा, चीजों को रिड्यूस करेगा। जैसे आपको दिख रहा है कि जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो इसमें 3 टर्म्स आने वाले हैं, इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है। ये बात समझ में आ गई, यानी 6 टर्म को आपस में सेरेस मेथड का यूज करके मल्टीप्लाई करना ज्यादा टफ है। तो अगर कुछ टर्म किसी रो के ऐसे हैं जो रिड्यूस हो जाए प्लस माइनस करके, तो मैं कर लूं। तो अगर आपको कभी ऐसा लगे कि इस वाले टर्म को रो और ऑपरेशन यानी रो कॉलम ऑपरेशन करके सब्ट्रैक्ट करते 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 इजी बनाया जा सकता है, तो आप बना लोगे। अब मुझे कैसे पता चलेगा, ये जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, आते जाएगा। हाँ हाँ, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बनाओगे ना, आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन बोलेगा कि ऐसा करो, जैसे इस क्वेश्चन में आपको इतना इक्वल टू इतना दिया, आपसे पूछा के का वैल्यू बताओ, तो इसने फाइनली दे दिया कि इसको रिड्यूस करके मैं ऐसा बना सकता हूँ। तो मेरा मोटिव क्या रहेगा कि क्या मैं इसको रिड्यूस करके ऐसा बनाऊं, बात समझ में ही ना, ऐसा। और धीरे धीरे क्वेश्चंस आएंगे तो देखोगे। हाँ, लैम्डा स्क्वायर, हाँ रो 3 से कॉमन लिया, देखो ना, एक सेकेंड, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं। यहां पे हमने देखा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, ये ऑपरेशन कौन से रो में है, सेकेंड रो में। तो अब थर्ड रो में कौन से टर्म्स आ रहे हैं, थर्ड रो में क्या आ रहा है, थर्ड रो में क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टर्म्स, ठीक है। तो इसको मैं 3 डिफरेंट डिटर्मिनेंट में सेपरेट कर सकता हूं। तो सबसे पहले a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा था, फिर आपका -2a लैम्डा, -2b लैम्डा, -2c लैम्डा लिखा था। फिर थर्ड वाला क्या है यहाँ पे, लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर। इसे मैंने कहाँ लिखा, नेक्स्ट में। क्लियरिटी है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हाँ एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। पहला क्या दे रखा है, Δ1 ABC BCA और CAB है ना। सेकंड क्या दे रखा है, A + B B + C और C + A B + C। अभी कल तक का अगर आप इस क्वेश्चन को करते तो आपको यहाँ पे डिफरेंट केसेस बनाने पड़ते, यानी कि 2 रो को सेम रख के इसे आपको एक्सपेंड करना पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आप बेसिक चीज़ें क्या करोगे, देखो अब क्या है कि जैसे इस तरह से दिया है, अब जो मैं इसमें ऑपरेशन करने वाला हूँ वो मेरा अपना कॉन्साइंस है कि मैं इसको कैसे कर रहा हूँ। मेरे पास टूल्स मिल चुके हैं, आप उसे दूसरी तरीके से भी कर सकते हो।
यानी कि अगर मैंने किसी में प्लस या माइनस पहले लगाया है तो आप प्लस माइनस बाद में भी लगा सकते हो कहीं और पे, ठीक है। मैंने R1 और R2 रो को सॉल्व किया है तो आप R1 और R3 रो को भी सॉल्व कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो देखो क्या है बेसिक, पहले जब मैं इस तरह के क्वेश्चन देखता हूं तो ये मुझे सिमेट्रिक दिखता है। जैसे यहाँ पे A और B है तो क्या नहीं है, C नहीं है। यहाँ पे क्या है, B प्लस C, क्या नहीं है, और यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो उसे सेम बनाया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि मैंने रो R1 में ऑपरेशन किया और R1 में ऑपरेशन करके R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया, क्या कर दिया, ठीक है। अगर R1 R2 R3 तीनों को ऐड कर दूं तो क्या यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C आने वाला है, ऐसा आ जाएगा। सिमिलरली इसमें भी क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C, ऐसा आएगा क्या। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C। क्लियर है बेटा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, B प्लस C, A प्लस C, A प्लस B, C प्लस A प्लस B एंड B प्लस C। क्लियरिटी है यहाँ तक का, ठीक है। रो 1 में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं, सही है। अब यहाँ पे क्या है, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। आप ऐसा भी कह सकते थे कि सर A प्लस B प्लस C को भी कॉमन ले लेते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कॉमन लेने से पहले इसको रिड्यूस कर दूं जो बचे हुए टर्म से, मतलब इसके आगे का जो स्टेप है आप कुछ भी ले सकते हो। देखो अब मैंने क्या किया, मैं ये देख रहा हूं कि इस वाले टर्म और इस वाले टर्म को दोनों को डिवाइड कर रखा है, तो मुझे कोशिश ये करनी है कि ऐसे टर्म को इस तरह के फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर लूँ। बात समझ में आई ना। तो ऐसे में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 2 टर्म है तो कितने टर्म आने चाहिए, एक सिंगल टर्म आना चाहिए। अब बताओ कि इस वाले टर्म को अगर इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो एक सिंगल टर्म आएगा कि नहीं। इसी तरह से इसको अगर इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तभी भी एक सिंगल टर्म आ जाएगा। तो अब मैं अभी एक टाइम पे ही 2 ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसको यूज करूंगा, मैं रो 1 को यूज करने वाला हूँ और रो 1 को R2 के साथ भी यूज करने वाला हूँ और R3 के साथ। तो R1 क्योंकि एक डिस्टिंक्ट रो है और उसे R2 और R3 के साथ डिफरेंट वे में यूज करने से कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है, तो इसीलिए मैं 2 रो को या 2 ऑपरेशन को एक साथ यूज कर सकता हूं। मैंने R2 में ऑपरेशन किया और क्या किया, R1 माइनस R2 कर दिया, ठीक है। और मैंने R3 में ऑपरेशन किया और R1 माइनस क्या कर दिया, R3 कर दिया। क्लियरिटी है, ठीक है। तो आप ये देखो 2 हो गया, यहाँ पे A प्लस B प्लस C आ गया, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, ऐसा आ जाएगा। A प्लस B प्लस C में से जब B प्लस C कैंसिल आउट होगा कितना बचेगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे और A। क्लियर है। A प्लस B प्लस C, हाँ अच्छा ऊपर वाले में से भी तो हटाना है, ठीक है। अब यहाँ तक का समझ में आ गया, मगर वैसा तो नहीं मिला जैसा मुझे चाहिए, ठीक है। तो क्या किया जाए, इसके बाद आप ऑपरेशन करो R1 में और R1 में से माइनस कर दो क्या, R2 प्लस R3। ऐसा करने से क्या A प्लस B इससे सब्ट्रैक्ट करोगे क्या बचेगा, फिर B प्लस C सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, और यहाँ पे क्या बचेगा B, और यहाँ क्या आ गया A B C B C A, और आगे से कितना 2। ऐसा है कि नहीं बेटा, ठीक है। इसमें अब लग रहा है सेम है, सेम लग रहा है क्या, बस क्या डिफरेंस लग रहा है, ये वाला रो C A B और देखो A B C ऊपर है और C A B लास्ट में है, तो पहले मैं इन दोनों रो को इंटरचेंज कर दूं तो एक माइनस साइन आएगा ना, और फिर इन दोनों रो को भी फिर से माइनस साइन आएगा, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 या 2 है ना, आगे से। क्लियरिटी है। अभी आप इसे नॉर्मल तरीके से करते तो बहुत मेहनत लगती, मगर ऑपरेशन से आप 1-2 लाइन में कर सकते हो। हाँ आप कह रहे हो कि इसको अलग अलग सेपरेट बनाओ, हाँ
हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, आएगा बिल्कुल आएगा, मगर थोड़ी मेहनत ज़्यादा होगी। इनका कहने का मतलब समझ में आया कि जैसे यहाँ पे ये एडिशन में है, सही है, इफ़ वी रिमेन यानी इफ़ वी मेक दीज टू स्टेटमेंट सेम देन वी विल ब्रेक दिस स्टेटमेंट। यहाँ पे जो कॉलम में आ रहा है इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ ना दो पार्ट में, क्योंकि एडिशन है। इन दोनों को मगर सेम रहने देना पड़ेगा, फिर इसको और इसको सेम रहने दो, फिर इसको ब्रेक करो। जैसे कल जो आपको समेशन सिखाया था, तो उससे भी कर सकते हो, मगर वो प्रोसेस ज़्यादा लेंदी होगा, है ना। रो कॉलम सबसे जल्दी आंसर ला के देगा आपको। क्लियरिटी यहाँ तक का, ठीक है। अभी तो आप सीख रहे हो, आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसके बाद ही ये सब चीज़ें आपके पास, है ना, थोड़ी स्पीड में आएगी। क्लियरिटी है, ये आ गया समझ में, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, रो 1 और रो 2 डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे आप कह रहे हो कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ और a माइनस सी, बी माइनस ए और c माइनस बी ऐसे लिख दूँ, ऐसा कह रहे हो क्या? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मगर आप ये देखो, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान देना है कि जो भी ऑपरेशन मैं करूँगा वो ऑपरेशन मुझे लिखना पड़ेगा पहले। आईआईटी में आप कुछ भी कर दो, मतलब कुछ टाइम के बाद आप ना ये नहीं लिखोगे। जब आप सॉल्व कर रहे होगे धड़ाधड़ करते हुए जाओगे, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इसको इसके साथ ऐड कर दे, इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दें, बात समझ में आई ना। मगर जब आपको बोर्ड में लिखना पड़ेगा तो लिखना पड़ेगा कि मैं ये ऑपरेशन कर रहा हूँ, तभी जाके करोगे, ठीक है। क्लियरिटी है। हाँ, लास्ट वाला ये एक बार और बता दूं। हाँ, तो यहाँ पे आपने क्या देखा था, इसमें क्योंकि b प्लस सी और c प्लस ए है, मैं चाहता हूँ कि ये टर्म रिड्यूस होकर एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या नहीं है, a नहीं है, तो अगर इसमें से मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो a मिल जाएगा ना। मगर ऑपरेशन कहाँ पे करना है मुझे, कौन से रो में? सेकेंड रो में। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेकेंड रो में ऑपरेशन हो रहा है और R1 माइनस क्या किया, R2 किया है। सेकेंड रो में ऑपरेशन और R1 माइनस R2 ऐसा लिखा है, ठीक है। सिमिलरली चलिए हो गया, आगे करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो, बेसिक। आप ट्राई करोगे एक बार, जैसा मर्जी वैसा रो कॉलम ऑपरेशन लगाओ, प्लस माइनस प्लस। देखो जैसे यहाँ पे माइनस आया है तो जाहिर सी बात है एक में से दूसरा सब्ट्रैक्ट हुआ होगा, तो यानी माइनस का यूज करना है। अब रो 1 रो 2 3 जिसमें भी माइनस करना करो, या कॉलम भी कर सकते हो माइनस में। हाँ, कॉलम में ऑपरेशन लगाना ट्राई करो तो एक बार। है बेटा, तुम्हें याद है? हाँ, वैसे तो याद होना चाहिए। मतलब आपके पास दो मेथड हो जाएंगे इसको सॉल्व करने के, एक तो कॉमन लेने वाला, हाँ, फिर आइडेंटिटी आ जाएगी। अच्छा, मैं ऑपरेशन बता देता हूँ, आप इसको लगा के देखो। C1 में ऑपरेशन करो, C1 माइनस C2, फिर C2 में ऑपरेशन करो, C2 माइनस C3, या आप ऐसे नहीं करके ऐसे कर लो। C1 में ऑपरेशन किया C1 माइनस C3 और C2 में ऑपरेशन किया C2 माइनस C3, यानी ये दो एक साथ ही कर सकते हो क्योंकि C3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
इसको मैं और इजी बना सकता हूँ वैसे। हाँ, ऐसा क्या किया? हाँ, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको मैं 1 से 2 लाइन में सॉल्व कर सकता हूँ, मगर क्योंकि रो कॉलम मैं सिखाना चाह रहा हूँ तो रो कॉलम ऑपरेशन से सिखा रहा हूँ कि कैसे करेंगे। हाँ, क्या ले लें? हाँ, वही मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसे 1 से 2 लाइन में भी सॉल्व कर सकता हूँ, मगर पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं रो कॉलम ऑपरेशन आपको सिखा दूँ। ठीक है कि हाँ, यहाँ पे से आपने z कॉमन ले लिया, आपने देखो सबसे पहले 2 ऑपरेशन लगाए। अब आप चाहते तो आगे भी कुछ कर सकते थे, मैंने क्या कहा कि स्टेप आगे पीछे हो सकता है। आपने यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, ठीक है, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है ना, z कॉमन ले लें। जैसे ही मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा, फाइनली मेरे पास क्या आने वाला है, बाहर क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, x माइनस जेड आएगा, y माइनस जेड आएगा, यहाँ 1 आ गया, x प्लस जेड, और यहाँ पे x स्क्वायर जेड स्क्वायर और x प्लस जेड, और यहाँ पे क्या आएगा 1 y प्लस जेड, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और वाई जेड, यहाँ 1, यहाँ z, यहाँ जेड स्क्वायर। हाँ या ना बेटा, क्लियरिटी है? अब जो इसके बाद मैं सॉल्व करने जाऊंगा ये 98% क्वेश्चन का बेस रहेगा, जो इसके बाद मैं करने जा रहा हूँ। देखो मेरे पास में यहाँ पे जो टर्म आया हुआ है 1 आया, यहाँ पे क्या आया था x प्लस जेड, और ये क्या था एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड, 1 आया, y प्लस जेड आया, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड आया, यहाँ 1 आया, z आया, जेड स्क्वायर आया। क्लियर है बेटा? सही है। अगर किसी क्वेश्चन में 1 1 1 आता है डिटर्मिनेंट में, तो आप कोशिश करो कि 2 प्लेस पे 0 आ जाए। अब 2 प्लेस पे 0 कैसे आ सकता है? अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, अगर इस 1 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा, और इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, आ जाएगा ना। ठीक है, या आप क्योंकि ये सिंपल है, इजी है, तो इसका उल्टा कर दो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियरिटी है? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम 1 में ऑपरेशन कर रहा हूँ और कॉलम 1 माइनस ऑफ कॉलम 3 कर दिया, कॉलम 2 में ऑपरेशन किया और कॉलम 2 माइनस ऑफ कॉलम 3 कर दिया। ऐसा करने से 1 माइनस 1 यहाँ क्या आ गया, 0, x प्लस जेड में से x चले गया, कितना बचा, इसमें से जेड स्क्वायर चले गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड, ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 0 वाई स्क्वायर प्लस ऑफ वाई जेड। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आया, 1 जेड और जेड स्क्वायर। क्लियरिटी है? कितने 0 आ गए, 2 0 आ गए। अब डिटर्मिनेंट निकालना इजी है ना इसका, है कि नहीं है? तो यहाँ पे अगर 2 0 आ गए तो अभी आप चाहो तो और इससे और भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर मुझे देखो, इसके अंदर जितना आप प्रोसेस लगा लोगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो चेंज नहीं हो सकता, तो वो इतना इजी हो जाएगा। अभी भी मुझे इसको सॉल्व करना है तो इसे क्रॉस मल्टी, देखो ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट, अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बजाय क्यों ना मैं ऐसा कर दूं कि कॉलम 1 में ऑपरेशन करूं और कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर दूं। ठीक है,
तो यहाँ क्या आएगा 0। x माइनस वाई क्या आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स जेड माइनस वाई जेड। क्लियरिटी है 0 y और वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड 1 जेड और जेड स्क्वायर। क्लियरिटी है कुछ कॉमन निकलेगा यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है x माइनस वाई और यहां पे x माइनस वाई दिख रहा है क्या? ठीक है अगर जब मैं यहां से कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास 0 मिलने वाले देखो x माइनस वाई कॉमन आ चुका ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1 आएगा यहाँ पे x माइनस वाई कॉमन आ गया तो क्या बचा x प्लस वाई यहाँ से x माइनस वाई कॉमन आ गया तो क्या बचा यहाँ पे z। ये क्या है 0 y और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड और 1 जेड जेड स्क्वायर। क्लियरिटी है बेटा? ठीक है अब इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। ठीक है तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलने वाला है वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड और माइनस करके यहाँ क्या आने वाला है एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड। तो वाई जेड से वाई जेड वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट। हाँ है ना बेटा? क्लियरिटी है तो x माइनस वाई आया और माइनस ऑफ वाई जेड आया। ठीक है दो वैल्यू आए और यहाँ से क्या क्या मिला मुझे यहाँ से क्या क्या मिला देखो ये वाले वैल्यूज़। ठीक है तो याद रखो क्या है x माइनस जेड वाई माइनस जेड और z। तो x जेड आया x माइनस जेड आया और y माइनस जेड ऐसे ही आया क्या x माइनस जेड वाई माइनस जेड। ठीक है इसके साथ में x माइनस वाई आ गया और माइनस ऑफ एक्स वाई आ गया। क्लियरिटी है आया कि नहीं? तो एक्स वाई जेड है इसके साथ में हम क्या करते हैं एक्स सिस्टमेटिक लिखते हैं एक्स वाई जेड फिर x माइनस वाई फिर क्या होगा y माइनस क्या होना चाहिए था z होना चाहिए था फिर क्या होना चाहिए z माइनस एक्स होना चाहिए था मगर यहाँ पे क्या है तो x माइनस जेड को जैसे ही मैं z माइनस एक्स लिखूंगा वो ये माइनस साइन एडजस्ट हो जाएगा तो फाइनली ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियरिटी है? एक तरीका ये था जहां आपने क्या किया ऑपरेशंस का यूज किया। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता था और क्या हो सकता है यहाँ पे x है y z है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब है। आप इससे क्या कॉमन ले सकते हो और इससे क्या कॉमन ले सकते हैं एक्स वाई और जेड कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बचा 1 1 यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ क्या बचेगा ओहो सॉरी। ठीक है यहाँ x आएगा y आएगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो जो ऑपरेशन वहाँ किया वो यहाँ कर देखो 1 1 1 आ गया किसी दो 1 को 0 बना दे यानी कॉलम 1 में ऑपरेशन करते हैं कॉलम 1 माइनस ऑफ कॉलम 3 कॉलम 2 में ऑपरेशन करते हैं कॉलम 2 माइनस ऑफ कॉलम 3। ठीक है तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा एक्स वाई जेड आ गया यहाँ पे 0। ठीक है 0 आ गया x माइनस वाई आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली 0 आ गया y माइनस अच्छा z लिया है ना हमने 0 0 x माइनस जेड वाई माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर दोनों ऑपरेशन हो गए। देखो कॉमन लेंगे क्या क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड 1 1 1 सॉरी 0 0 1 1 1 और यहाँ पे z। ठीक है x प्लस जेड और y प्लस जेड जेड स्क्वायर। हाँ है ना बेटा? ये पूरा कैंसिल आउट ये इधर गया यानी y प्लस जेड में से x प्लस जेड सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया ऐसा आया। हाँ कुछ गड़बड़ किया हमने z कैंसिल आउट होगा x प्लस जेड यहाँ पे गड़बड़ है ना यहाँ पे हाँ
एक्स माइनस जेड और वाई माइनस जेड, और यहाँ से मिल जाएगा वाई माइनस एक्स। तो आप इसको लिख लो सिस्टमेटिकली, एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई लिख रहा हूँ, तो वाई माइनस जेड लिख रहा हूँ, तो जेड माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स माइनस जेड है। तो ये देखो, तो डिटर्मिनेंट में जितना आपका दिमाग तेज चलेगा आप उतनी आसानी से आंसर निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको ऑपरेशन पता नहीं होगा, ऑपरेशन क्या क्या है वो सब आपको पता होगा, मगर कौन सा ऑपरेशन पहले लगाना है और कौन सा ऑपरेशन बाद में लगाना है, बस इसी पे ये डिपेंड करेगा कि आप क्वेश्चन को लेंदी वे में सॉल्व कर रहे हो या इजी तरीके से सॉल्व कर रहे हो। अब आपको पता तभी चलेगा जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है, मैंने इस तरह का क्वेश्चन पहले से देखा है, यानी कि मुझे पहले से पता है कि स्टेप क्या लगाना है। अगर पूरा नहीं पता है तो एक दो स्टेप तो पता रहेगा। क्लियर है? तो हाँ है बेटा, हाँ साइन नहीं आएगा ना, हाँ इसको चेंज किया तो इसको भी चेंज किया है, y माइनस जेड था तो x माइनस वाई लिखा है। हाँ क्लियरिटी है क्या? हाँ क्या कैसे आया x माइनस वाई, यहाँ पे इसको जब सॉल्व किया तो y प्लस जेड से आपने x प्लस जेड सब्सट्रैक्ट किया तो क्या आया यहाँ पे y माइनस एक्स, और y माइनस एक्स को माइनस साइन कॉमन लेके क्या लिख सकता हूँ x माइनस वाई, तो वहां से x माइनस वाई आया है। अभी क्लियर है? सबको समझ में आया यहाँ तक का? ठीक है, ऑपरेशन कैसे लगाने ये समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। कुछ और ऐसा क्वेश्चंस देखते हैं। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट इवेल्यूट दिस। ठीक है, लगाओ प्रॉपर्टी लगाओ। अगर आप सबको ऐड करके कोई एक ऐसा कॉमन रो बना सकते हो जिसमें सब आ जाए तो ऐसा बना के कॉमन निकाल लो। इवेल्यूट करने का मतलब इसको फाइनली सॉल्व करके x का वैल्यू या इस तरह से निकालना है। अच्छा, आपको कुछ लग रहा है यहाँ पे देख के ये सिमेट्रिक है कि नहीं? सिमेट्रिक, जैसा x के साथ हुआ a के साथ हुआ वैसा b के वैसे ही c के साथ में, तो ऐसे केस में आप इसे साइक्लिक बोलते हैं जनरली हम, है ना, साइक्लिक वे में। तो इसमें आप एडिशन सब्सट्रैक्शन इस तरह से करके पहले कॉमन निकाल सकते हो बहुत सारी चीज़ें। जैसे यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, आपको कुछ दिख रहा है क्या? अगर मान लो तीनों को ऐड कर दिया जाए तो R1 R2 और R3, तो आपको नहीं लगता कि सेम बन जाएगा? a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, यहाँ भी क्या बन जाएगा? a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, यहाँ भी क्या बन जाएगा? a प्लस बी प्लस सी माइनस ऑफ एक्स। ऐसा बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? अभी इसको कॉमन ले सकते हैं ना, तो इस तरह से आपको दिमाग लगाते हुए जाना है। b माइनस एक्स a और c माइनस एक्स। ठीक है, सॉल्व करो इसके आगे। अभी मैंने क्या बताया, ऐसा मैट्रिक्स में ऐसा डिटर्मिनेंट मिलने पे आपको क्या करना है? ऐसा मिलने पे क्या करना है? 2 जीरो बनाने हैं। क्या करना है? ऐसा 2 जीरो बनाने। बनाओ।
हाँ, अभी 2 जीरो आ गए तो सैरस मेथड थोड़ी लगाएंगे, फिर तो किसी एक रो के अबाउट एक्सपेंड कर दो ना जिसमें जीरो आ रहे हैं। इस रो के अबाउट एक्सपेंड कर दो तो ये कैंसिल आउट, 2 तो जीरो हो गए, तो बस ये आ जाएगा, इतना ही पोर्शन आएगा। कॉम्प्लेक्स क्या आ रहा है? इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है ना? या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्वाड्रेटिक बनने वाली है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, वहां से x का वैल्यू आ जाएगा। नहीं आया? या तो x का वैल्यू क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी, या इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, सी माइनस ए और a माइनस सी माइनस एक्स, ऐसा कुछ है क्या? माइनस सी माइनस ए माइनस सी प्लस ऑफ एक्स और b माइनस ए माइनस एक्स और b माइनस सी प्लस ऑफ एक्स, ठीक है। बताना मुझे थोड़ा, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे क्या है बेटा, b माइनस सी माइनस एक्स, ऐसा क्या, b माइनस ए माइनस एक्स, b माइनस ए माइनस एक्स और b माइनस सी प्लस ऑफ एक्स, क्लियर है? ऐसे ही है, ठीक है। ये है, और इतना इक्वल टू अगर जीरो हो गया तो सही है। तो हम देख रहे हैं इसको सॉल्व करके क्या आने वाला है। इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस सी का होल स्क्वायर लिख दूं और प्लस ऑफ x टाइम्स ऑफ क्या लिख दूं, c माइनस ए, ठीक है। और यहाँ पे जब b माइनस ए को b माइनस सी के साथ में अगर मल्टीप्लाई किया तो माइनस ऑफ b माइनस ए, ऐसे ही रहने दो अभी b माइनस सी, ठीक है। इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, प्लस ऑफ x टाइम्स ऑफ b माइनस ए, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ b माइनस ऑफ सी टाइम्स ऑफ x और माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, हाँ है ना, ऐसा आ गया। अब ये माइनस और एक्स स्क्वायर माइनस कितना बन गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर x वाले टर्म कोफिशिएंट लिखते हैं, प्लस कर लिया, देखो c माइनस ए यहाँ पे और माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो b माइनस सी आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस ऑफ b प्लस ऑफ a, ये x हो गया, ठीक है। और इसके बाद कांस्टेंट टर्म में कौन कौन से हैं, एक तो ये है, ये क्या देगा आपको, पहले इसको देख लें, हाँ ये देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस साइन आने वाला है, तो माइनस आ गया, क्या आया, बी स्क्वायर आया, माइनस ए बी आया, माइनस बी सी आया, प्लस ऑफ ए सी आया, और इसके साथ में माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, ए स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, क्लियर है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, a से a, b से b और c से c, एक्स स्क्वायर ऐसा आया और ये तो जीरो हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ये वाला टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं, ac से एक ac कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे मेरे पास आया a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। मेरे ख्याल से आप इससे फैमिलियर हो ना। और ये एक पॉजिटिव नंबर आता है, जो भी आएगा क्या, एक पॉजिटिव नंबर, यानी एक्स स्क्वायर समथिंग अगर कोई पॉजिटिव नंबर आता है तो यहाँ से एक्स की दो वैल्यू आएगी कि नहीं, प्लस माइनस ये पॉजिटिव नंबर, बात समझ में। यानी कि इसके एक फैक्टर क्या हो सकते हैं, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर दिस। और इसको लिखने का एक और तरीका हमारे पास है कि नहीं, 1/2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर, ऐसा था। और इसको लिखने का एक और तरीका है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर ऐसा दिया है तो आप इसे a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ऐसे भी लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। मतलब ये रट लेना है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग जगह पे दिखाई देगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको लिखने का एक तरीका क्या था, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। और एक क्या लिखा है हमने, इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा है, यानी फैक्टराइजेशन किया है, बात समझ में। जैसा हम क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 का फैक्टराइजेशन हो सकता है x माइनस 1 और x प्लस 1, मगर इसी की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे दिया तो इसका फैक्टराइजेशन नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। मगर इसको मैं x माइनस आई और x प्लस आई के फॉर्म में लिख सकता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर में, बात समझ में है ना। तो हमने इसको किस फॉर्मेट में लिखा, अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में लिखा है, क्लियरिटी है। अब एक और चीज बता देता हूं, इस पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इफ ए बी सी ऑल आर इंटीजर, सॉरी ऑल आर नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर and all are distinct. What is the minimum value of this expression if ABC are positive integer and distinct? ABC distinct होने चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से ही होगा, 1 2 और 3। क्या ये सबसे स्मॉलेस्ट 3 इंटीजर्स हो गए। तो जब मैं a माइनस बी यानी 1 माइनस 2 करूंगा तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा कि नहीं। तो 1 या -1 मिल सकता है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर आप देखो आपके पास 3 नंबर है, आप इसे a कह दो b और इसे c, तो a 1 माइनस 2 यहाँ से 1 आएगा और b माइनस c यहाँ से भी 1 आएगा और c माइनस a यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 आएगा। तो ये टोटल कितना है, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना बचा, ये आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ में आया क्या था। आप चाहो तो लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, लिखो ये क्वेश्चन लिख लो। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इफ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर, इफ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, क्लियरिटी है, ठीक है। हाँ, तो ये एक्सप्रेशन रट लेना है, ये आएगा बार बार, ठीक है। चलिए, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, हाँ डिफरेंट को ही डिस्टिंक्ट बोलते हैं।
क्लियर है यहाँ तक का? समझ में आया? चलो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। ये भी ऑपरेशन के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे भी साइक्लिक टाइप का है? तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबको ऐड कर दें। अब आप बताओ कि सबको ऐड कर देंगे तो 3a और a कितना a हो जाएगा? अरे ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें? R1 में ऑपरेशन करते हैं, R1 माइनस R2 माइनस R3। इससे क्या होगा? 3a में से a और a सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना a बचेगा? और माइनस माइनस b तो कितना हो गया? ऐसा आएगा कि नहीं? क्लियर है? ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस, यहाँ भी क्या आएगा? a प्लस बी प्लस c। यहाँ पे क्या है? b प्लस a माइनस c प्लस a, 3b माइनस c प्लस b। यहाँ पे कितना? माइनस b प्लस, और यहाँ पे कितना? 3c। क्लियर है बेटा? सबसे पहले तो क्या कॉमन ले लूँ? a प्लस बी प्लस, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ भी, और जब 1 आता है तो आगे की कहानी तो मैं जानता हूँ कि नहीं? ठीक है, तो c माइनस बी और 3c, आगे आप 2 को 0 बना लो, आ जाएगा। क्लियरिटी है? समझ में आया? चलो ठीक है, इतना ही करते हैं फिर आज। अच्छा नहीं, एक बात, 1 मिनट, मैंने आपसे बोला था कि आपको डाउट पूछना होगा तो आप लास्ट में रुक जाना। लास्ट में जब मैं आया था तो मैंने देखा तो कुछ 5-6 बच्चे बचे हुए थे यहाँ पे। इसका मतलब या तो सबको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है या कुछ भी नहीं आ रहा है कि डाउट क्या पूछूंगा, है? अच्छा, कितने लोगों को बैच एक्सेस मिल गया है? अभी ऐसे करो ना, ऐसे सीधे। हाँ, अभी जिनको नहीं मिला है वो अच्छी तरह से देख लो, ठीक है? अरे अपने बगल वालों को देखो, ठीक है? और इसलिए देखना है कि भाई अगर जब तक का आपको बैच एक्सेस नहीं मिलता है तब तक का उनसे पीडीएफ ले लो। अरे ऐसा मत करो यार। हाँ, पहुँच गए।